हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट टीजेटी साइंस 2020 में जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे हम उन्हीं के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। और हमारा क्वेश्चन है द फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर आर। मतलब फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर, मतलब प्लेन मिरर हमें पता है कैसा होता है कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है और मैग्निफिकेशन कितनी होती है। तो प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इन्फिनिटी होती है और मैग्निफिकेशन जो होती है प्लेन मिरर की वो कितनी होती है, +1 होती है। एफ क्या है यहाँ पर, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जो है प्लेन मिरर की कितनी होती है, इन्फिनिटी, और मैग्निफिकेशन क्या होती है, +1। +1 का मतलब है, प्लस का मतलब है यहाँ पर इरेक्ट, मतलब जो प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा वो इरेक्ट बनाता है। और 1 का मतलब है सेम साइज की इमेज बनेगी, मतलब जो जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा इमेज भी उतने साइज की बनेगी। किसके द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा। मतलब मैग्निफिकेशन जो +1 है, प्लस का मतलब है इरेक्ट इमेज बन रही है और 1 का मतलब है सेम साइज की बन रही है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो बी इसका राइट आंसर होगा कि फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है और मैग्निफिकेशन क्या होती है, 1 होती है। अब अगर हम थोड़ा सा इसको और पढ़ लेते हैं कि जो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। जो आप फेस देखते हो ना मॉर्निंग टाइम में आप मिरर के सामने, वो आपका प्लेन मिरर होता है। मतलब जिस मिरर में हम अपने आप को देखते हैं मॉर्निंग टाइम में या जब भी टाइम मिले, तो वो जो मिरर होता है आपके घरों में वो प्लेन मिरर होता है। उससे जो इमेज बनती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो वर्चुअल इमेज होती है। आपकी आंखों में जो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है उस मिरर में, वो जो है आपकी कैसी इमेज होती है, वर्चुअल। मतलब उस मिरर ने आपकी वर्चुअल इमेज बनाई और वो वर्चुअल इमेज ही हमारी आंखों को दिखाई देती है। मतलब प्लेन मिरर हमारी कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। और कहाँ पे बनाता है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनाता है। जितनी दूरी पे आप होते हो जो इमेज बनेगी उतनी ही पीछे बनती है मिरर की। और जैसे यहाँ पे है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे है, मिरर के फ्रंट में है, तो इमेज डी डिस्टेंस ही दूर बनती है। ओ क्या है, ऑब्जेक्ट है, और आई क्या है, इमेज है। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका डी डिस्टेंस पे है तो इमेज आपकी डी डिस्टेंस पे ही होगी लेकिन बिहाइंड द मिरर होगी। मिरर के दूसरी तरफ इमेज बनती है उतनी ही दूरी पे जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरी चीज, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ्ट वाली चीज राइट में दिखाई देती है, राइट वाली चीज लेफ्ट में दिखाई देती है। इरेक्ट का मतलब सीधी बनती है, आपका फेस ऊपर है तो ऊपर ही रहेंगे, और टांग नीचे है, लेग्स नीचे है तो नीचे ही रहती है, तो मतलब इरेक्ट बनती है। सेम साइज का मतलब क्या है कि जितने साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही साइज की इमेज बनती है। और एक प्रॉपर्टी और है, अगर ऑब्जेक्ट आपका v स्पीड से अवे जा रहा है तो इमेज भी अवे जाएगी, लेकिन वो कितनी स्पीड से जाएगी, 2v से जाएगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट v स्पीड से मिरर की तरफ आ रहा है तो इमेज 2v से मिरर की तरफ आ रही होगी। मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट v स्पीड से आ रहा हो मिरर की तरफ या जा रहा हो तो इमेज भी आ रही होगी या जा रही होगी, वो डिपेंड करेगा कि अगर दूर जाएगा तो इमेज भी दूर जाएगी, और अगर ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा तो इमेज भी नजदीक आएगी। लेकिन इमेज की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, डबल होगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है अवे तो इमेज 2v से ट्रेवल कर रही होगी अवे। अगर ऑब्जेक्ट v स्पीड से मिरर की तरफ आ रहा होगा तो इमेज मिरर की तरफ आ रही होगी 2v से। तो एक ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए।
एक ये पता होना चाहिए जितनी दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट होता है इमेज उतनी ही दूर बनती है लेकिन बिहाइंड द मिरर बनती है। और इमेज जो बनती है वो इरेक्ट बनती है मिरर के द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा, और सेम साइज की बनती है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी बनेगी। आपका हाथ अगर ऊपर है, टांग नीचे है, तो सीधी बनती है। ऐसा नहीं है कि पैर ऊपर हो जाएंगे और हाथ नीचे हो जाएंगे। मतलब आपका जो सर है वो नीचे नहीं दिखाता, सर आपका ऊपर ही दिखाता है और टांगे आपकी नीचे ही रहती है। मतलब क्या है, इरेक्ट इमेज बनेगी, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही दिखाई देगा ऑब्जेक्ट, और सेम साइज की होगी। और लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि लेफ्ट वाला पार्ट राइट में दिखाई देता है और राइट वाला पार्ट लेफ्ट में दिखाई देता है। और वर्चुअल इमेज का मतलब है आभासी इमेज बनेगी। मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज बनेगी, रियलिटी में आप वहां पे नहीं हो, लेकिन मिरर ने आपकी इमेज वहां पे बना दी। कहाँ पे? बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेज बना दी। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो और प्लेन मिरर की अगर मैग्निफिकेशन की बात करी जाए, प्लेन मिरर की अगर मैग्निफिकेशन की बात करी जाए, तो मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर की कितनी होती है? +1, जो इस क्वेश्चन में पूछी गई थी। और फोकल लेंथ कितनी होती है प्लेन मिरर की? इन्फिनिटी होती है। तो ये था क्वेश्चन जिसमें हमने डिस्कस किया कि फोकल लेंथ, मैग्निफिकेशन और साथ में प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो वो सभी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ फार बिलो द अर्थ लेवल। मतलब अर्थ लेवल का मतलब अर्थ की सरफेस से, हाउ फार बिलो मतलब अर्थ की सरफेस से कितना अंदर, will the value of gravitational acceleration be half of the gravitational acceleration on the earth surface। मतलब अर्थ की जो सरफेस है, इसको ऐसे समझिए, ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, एक्सलरेशन सरफेस पे कितनी होती है, हम जी लेके चलते हैं, जी एस मतलब सरफेस पे, सरफेस पे यहाँ पे देखो ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन का मतलब यही है कि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब सरफेस पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? जी। हाउ फार बिलो द अर्थ लेवल, बिलो मतलब अंदर, बिलो द अर्थ लेवल, अर्थ लेवल के अंदर, कहाँ से? सरफेस से। हाउ फार कितना दूर, बिलो द अर्थ लेवल, फार मतलब दूर, बिलो द अर्थ लेवल का मतलब अंदर जाना है, बिलो द अर्थ लेवल, अर्थ लेवल के अंदर जाना है। कितना अंदर गए? मान लेते हैं डी डिस्टेंस अंदर गए। विल द वैल्यू ऑफ अ ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन बी हाफ ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन ऑन द अर्थ सरफेस। मतलब यहाँ पर ये इसका मान लेते हैं सेंटर है, तो यहाँ पर कह रहा है कि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी, डी डिस्टेंस नीचे, मतलब सरफेस से डी डिस्टेंस अंदर कितनी है? g/2 है। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है? डी की वैल्यू बतानी है कि आप कितना अंदर जाओगे उसके सरफेस से, सरफेस से आप कितना अंदर जाओगे कि वहां पर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हाफ हो जाए। किसके कंपेयर में? हाफ हो जाए, जो वैल्यू कहाँ पर है? सरफेस पर है। मतलब जो वैल्यू सरफेस GS/2 लिख लो इसको, और GS किसके बराबर है? G के बराबर। मतलब आपको D डिस्टेंस अंदर जाने पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू G/2 हो गई, और G कहाँ पर है? सरफेस पर है। तो ये पूछ रहा है वो डिस्टेंस कितने अंदर गए हो आप, D बताओ। तो अब हमें ये फॉर्मूला यूज करोगे कि एक्सलरेशन वेरिएशंस ऑफ, वेरिएशंस ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशंस ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ, मतलब डेप्थ की वजह से क्या वेरिएशन आएगा एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। तो वो जी एट डिस्टेंस डी जाने पर क्या फॉर्मूला था? जी इंटू में 1 - d/r। ये जी क्या है? ये वैल्यू है जो सरफेस पर थी। ये जी क्या होता है? जो सरफेस पे होता है, 1 - d/r। और ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है, यहाँ से डी अंदर जाने पर यहाँ पर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी एट डिस्टेंस डी। ये डी कहाँ से है? फ्रॉम सरफेस से होती है। कहाँ से होती है? फ्रॉम सरफेस।
मतलब सरफेस से आप डी अंदर गए हो, तो डी अंदर जाने पर यहाँ पर कितना एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है जी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डी डेप्थ जाने पर, कहाँ से, सरफेस से। ये आप सेंटर से नहीं गए, ये जो डी है ये सरफेस से होता है कि सरफेस से आप कितना अंदर गए हो। तो जी जो सरफेस पर है 1 - d/r। तो यहाँ पर आपको कह रहा है जी एट डी डिस्टेंस पे किसके बराबर गिवन है, g/2 के बराबर। तो g इंटू में 1 - d/r। सो जी से जी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो 1/2 इक्वल टू 1 - का d/r। तो d/r इस साइड ले आएंगे, और d/r इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और हाफ इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 1 - हाफ, एक माइनस का हाफ हो जाएगा इस साइड आएगा, और ये इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 1 में से हाफ घटाओगे तो हाफ ही बचेगा। तो d किसके बराबर आ जाएगा, सॉरी d/r किसके बराबर आ गया, हाफ के। तो ये r उस साइड चला जाएगा, तो d किसके बराबर आ जाएगा, r/2 के। और r क्या थी, रेडियस ऑफ अर्थ थी। आर क्या थी, रेडियस ऑफ अर्थ। और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी गिवन है, 6400 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप आर की जगह कितना रख दोगे, अब 6400 किलोमीटर रखोगे तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, 6400/2। तो ये कितनी आ जाएगी, 3200 किलोमीटर। मतलब आपको कितना अंदर जाना पड़ेगा सरफेस से, 3200 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा सरफेस से, तब जाके आपकी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हाफ हो जाएगी जो सरफेस पर थी उसके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी इसका राइट आंसर होगा। मींस आपको सरफेस पर वैल्यू दे रखी थी, और आपसे ये कह रहा था कितना अंदर जाए सरफेस से कि उसकी वैल्यू इस वैल्यू के हाफ हो जाए। तो आपने एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वेरिएशन डेप्थ के साथ होता है, डेप्थ का मतलब सरफेस से अंदर जाने पे जो होता है, वो फॉर्मूला यूज करोगे। जी और डी जो दूरी है वो फ्रॉम सरफेस होती है, फ्रॉम सरफेस मतलब डी जो दूरी लेनी है वो सरफेस से लेनी होती है, कितना अंदर गए हो। वो सेंटर से मत लीजिएगा, कभी कभी वो क्वेश्चन में सेंटर से दूरी दे देता है, लेकिन हमें इस फॉर्मूले में जो डी रखना होता है वो कहाँ से रखना होता है, सरफेस से रखना होता है, कि सरफेस से आप कहाँ पे निकालना चाहते हो, उसकी दूरी सरफेस से कितनी है। तो ये तो g/2 गिवन था। फाइनली आपका जो आंसर आया वो 3200 किलोमीटर आ गया। मतलब ये जो d है ये 3200 किलोमीटर होगा। मतलब सरफेस से जब आप 3200 किलोमीटर अंदर चले जाओगे तब आपकी वैल्यू, यहाँ पर जो वैल्यू थी g की उसकी हाफ हो जाएगी, और यहाँ पर क्या है, उसका सेंटर है। और अगर आपसे सेंटर पे पूछे g की वैल्यू सेंटर पे पूछेगा तो r रखोगे, ये जो d है सेंटर पे पूछे तो r के बराबर ही हो जाएगा, r/r1 1 - 1 0। तो सेंटर पे तो आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर पे कितनी होती है, 0 होती है। तो ये आपका अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेंटर पे कितनी होती है, 0, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर पर 0 है तो वेट भी सेंटर पे कितना होगा, 0 होगा। वेट भी सेंटर पे क्या होगा, 0। वेट एट सेंटर, सेंटर पे वेट क्यों, क्योंकि वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और सेंटर पर जी की वैल्यू 0 है तो वेट भी सेंटर पे कितना होगा, 0 होगा। बट ये तो थे, कभी अगर फ्यूचर में क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे करोगे, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो बी जो है वो राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंस लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। मतलब जो लेंस लॉ है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब जो लेंस लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। ये एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी के कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है, कौन सा लॉ, लेंस लॉ आपका जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर क्या होता है, बेस्ड होता है। आप अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू स्प्रिंग्स ए एंड बी। मतलब दो स्प्रिंग दे रखे हैं आपको, एक स्प्रिंग है ए, एक स्प्रिंग है बी। के ए इक्वल टू 2 टाइम्स के बी है। के जो होता है वो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट,
और ए लिखा हुआ है, इसका मतलब नीचे ये स्प्रिंग कांस्टेंट है ए का, और के बी है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है बी का। आर स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एट द फोर एंड्स, मतलब दो एंड तो इसके हो गए और दो एंड इसके हो गए, दोनों एंड पे आपने इक्वल फोर्स लगा दी चारों पे, मतलब इक्वल फोर्स लग रही है, ठीक है। इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन ए, और जब इक्वल फोर्स लगने की वजह से इस साइड भी दोनों स्ट्रेच करोगे, खींचोगे फोर्स लगाने की वजह से, तो ये खींच जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे। तो कहता है इसके अंदर खींचने की वजह से जो एनर्जी स्टोर हुई है ए में वो ई है, मतलब जो एनर्जी स्टोर ए में हुई है उसका नाम रख दिया ई है। तो कह रहा है ई की टर्म्स में बी में कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये बताइए। मीन्स क्या है कि दो स्प्रिंग है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट के बी लिया, तो ए वाले का जो होगा वो इसका दुगना है, 2 टाइम्स के बी है। ए का स्प्रिंग कांस्टेंट के ए है और बी का स्प्रिंग कांस्टेंट के बी है, और अगर इसको हम के बी लेते हैं तो इसका इसके 2 टाइम्स है, मतलब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के ए इसके स्प्रिंग कांस्टेंट का दुगना है, ये आपको गिवन है। और इन पे इक्वल फोर्स लगा के स्ट्रेच किया गया है, और जितनी फोर्स आप लगाओगे उतनी ही फोर्स कौन लगाएगा, स्प्रिंग लगाएगा। स्प्रिंग क्या लगाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, ताकि वो अपनी नेचुरल पोजीशन पे आ जाए। तो स्प्रिंग कौन सी फोर्स लगाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, और रीस्टोरिंग फोर्स जो लगेगी वो क्या लगेगी, दोनों में सेम लगेगी। रीस्टोरिंग फोर्स जो लगेगी, जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग या फोर्स ड्यू टू रीस्टोरिंग, वो किसके इक्वल लगती है, के एक्स के इक्वल लगती है। के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, और एक्स क्या होता है, कंप्रेशन या फिर स्ट्रेचिंग होती है, कितना उसको खींचा गया है, कितना उसको कंप्रेस किया गया है। तो के क्या है, मान लेते हैं इस स्प्रिंग का के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एक्स जो है कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग की गई है, मतलब उसको खींचा गया है या दबाया गया है, कितना, एक्स से। तो उसके अंदर उस कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग की वजह से उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसको हम स्टोर्ड एनर्जी कहते हैं, और उसको हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बोल लेंगे। क्या बोल लेंगे, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, कि वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है जो स्टोर हो गई, और वो कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड एनर्जी है वो कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। के क्या है यहाँ पे, के है स्प्रिंग कांस्टेंट, के क्या है यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट। और जो हमने फोर्स लगाई उसको स्ट्रेच या कंप्रेस करने के लिए, उसकी वजह से जो एक्स कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग आई है, उसकी वजह से जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी, स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा वो कितनी लगाएगा, के एक्स की लगाएगा, कितनी लगाएगा, के एक्स की। एक्स कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग है और के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। और ये गिवन है कि आर स्ट्रेच बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, अगर आपने इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाई है तो जितनी आप लगाओगे उतनी ही क्या लगेगी, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी। मतलब रीस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होगी, इक्वल टू अप्लाइंग फोर्स के, अप्लाइंग फोर्स के। मतलब आपने चारों पे इक्वल फोर्स लगाई है तो रीस्टोरिंग फोर्स भी इक्वल ही डेवलप हुई है उनमें। तो रीस्टोरिंग फोर्स भी क्या डेवलप हुई है, इक्वल ही डेवलप हुई है। तो आपको तो कह रहा है अप्लाइंग फोर्स इक्वल है, मतलब आपने उसको खींचा है इक्वल फोर्स लगा के, तो उनके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी वो भी इक्वल होगी। मतलब फोर्स ड्यू टू रीस्टोरिंग लगेगी वो ए में भी उतनी ही लगेगी और बी में भी उतनी ही लगेगी, लेकिन उनका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, अलग अलग है। देखो ये दोनों सेम है लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, तो कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग दोनों में अलग अलग आएगी। तो इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स सेम है, लेकिन के डिफरेंट होने की वजह से जो स्ट्रेचिंग आएगी वो दोनों में क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। लेकिन अगर ऐसा होता कि जो के जो है वो सेम होता तो जो स्ट्रेचिंग आती वो सेम आती। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स जितनी ए में लगेगी उतनी ही बी में लगेगी, बट कंफ्यूजन क्या है कि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है। के दोनों का अलग अलग होने की वजह से
जो स्ट्रेचिंग आएगी वो डिफरेंट आएगी दोनों में। सो अगर हम कहें कि पोटेंशियल एनर्जी U जो है, हमें तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, स्टोर्ड एनर्जी, वो क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। किसके इक्वल आएगा, इसको अगर मैं ऊपर नीचे के से मल्टीप्लाई और के से डिवाइड कर दूं तो नीचे तो 2k बन जाएगा, ऊपर के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और के एक्स की जगह एफ ड्यू टू रीस्टोरिंग रखूंगा तो उसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। और सो एफ ड्यू टू रीस्टोरिंग दोनों में सेम है, तो यू जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ के पे, तो यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के। तो यू ए बाई यू बी, अगर ए ऊपर रखोगे तो के ए कहाँ आएगा, नीचे, और के बी कहाँ आएगा, ऊपर। और हमें के ए कितना गिवन है, 2 टाइम्स के बी, तो के बी से के बी कट जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, 1/2। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू बी किसके बराबर आ जाएगा, 2 टाइम्स यू ए। और पोटेंशियल एनर्जी ए की कितनी गिवन थी, ई गिवन थी, और आपसे पोटेंशियल एनर्जी या स्टोर्ड एनर्जी किसकी पूछ रहा था, बी की पूछ रहा था। सो अगर आप यूए की जगह कितना रख दोगे, ई रख दोगे, जो गिवन है, मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड हुई है स्प्रिंग ए में वो ई दे रखी थी, तो बी में पूछ रहा था, तो वो 2e होगी, कितनी होगी, 2e। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। मींस आपने इस क्वेश्चन को कैसे किया, स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का अलग अलग था, आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, अप्लाइड फोर्स दोनों में सेम है, तो रीस्टोरिंग फोर्स भी दोनों की सेम होगी। रीस्टोरिंग फोर्स के बेस्ड पे आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपको के और एक्स की टर्म में थी, लेकिन आपने रीस्टोरिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट की टर्म में निकाल ली। और स्प्रिंग कांस्टेंट पे तो डिपेंडेंसी ये शो करेगा, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स दोनों में सेम है, तो यू किसके इनवर्सली आ गया, के जिसका ज्यादा होगा उसमें कम, के जिसका कम उसका यू क्या होगा, ज्यादा। तो यू ए बाई यू बी करके आपने क्या निकाल लिया, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड हुई है बी में वो कितनी हुई है, 2e। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी इसका राइट आंसर होगा, 2e। बट इसके अंदर वो आपसे ये भी पूछ सकता था कि जो कम स्ट्रेचिंग हुई है उनका रेशियो बताओ, मतलब आपसे एक्स ए बाय एक्स बी भी पूछ सकता था, स्ट्रेचिंग रेशियो पूछ लेता। तो आपको पता है कि फोर्स ड्यू टू रीस्टोरिंग सेम है, तो के ए एक्स ए किसके बराबर होगा, के बी एक्स बी। तो आप इससे एक्स ए बाय एक्स बी निकाल लोगे, एक्स बी इस साइड ले आओ, के बी बाय के ए। तो के बी था, और ये 2 टाइम्स के बी था, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ। मतलब एक्स ए बाय एक्स बी कितना आ जाएगा, 1/2। मतलब एक्स बी जो है वो दुगना आएगा एक्स ए के। और ऐसा होता भी है, क्योंकि फोर्स ड्यू टू रीस्टोरिंग किसके इक्वल था, के एक्स के, और फोर्स ड्यू टू रीस्टोरिंग सेम है, तो अगर के को बढ़ाओगे तो एक्स कम हो जाएगा, और के को घटाओगे तो एक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मींस यहाँ पे देखो ऐसा ही सीन था कि के ए जो था वो 2 टाइम्स था के बी के, तो यहाँ पर के बी एक्स बी जो आया वो 2 टाइम्स आया एक्स ए के। ये चीज इसी को बता रही है कि जिसका के ज्यादा होगा उसमें स्ट्रेचिंग कम होगी। देखो ए का जो है के ज्यादा था तो उसमें स्ट्रेचिंग कम हुई, उसका दुगना करने पे तो बी में स्ट्रेचिंग आई है। तो मीन्स हम आपसे ये भी पूछ सकता था कि स्ट्रेचिंग का रेशियो बताओ, तो आप कैसे निकालते, रीस्टोरिंग फोर्स सेम थी, उसका यूज करके आपने के ए एक्स ए इक्वल टू के बी एक्स बी यूज किया, वहां से आपने के ए और के बी का जो गिवन था रिलेशन वो यूज करके आपने एक्स बी बता दिया कि जो बी वाले स्प्रिंग में जो स्ट्रेचिंग होगी वो किससे दुगनी होगी, किससे, ए में जो स्ट्रेचिंग होगी उससे। इसका मतलब क्या है कि ए में जो स्ट्रेचिंग हुई है उसके दुगनी हुई है, किसमें, बी में। तो ये था क्वेश्चन, ये हमने थोड़ा सा आगे का सोच लिया कि आपको करा दिया जाए, लेकिन आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर तो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है 2e से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।